आप सभी को नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी के हिस्ट्री यानी इतिहास, जिसमें हमारा टॉपिक शुरू होने जा रहा है वैदिक काल यानी वैदिक पीरियड। तो इसके पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता किया था और सिंधु घाटी सभ्यता जिस प्रकार से हुआ था और उसमें एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गए, तो उसी प्रकार से ये वैदिक काल भी चलेगा। उम्मीद करता हूँ इससे भी किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए हम शुरू करते हैं वैदिक काल। तो वैदिक काल के बारे में कहा जाता है कि वैदिक काल, तो वैदिक शब्द कहां से आया? वैदिक शब्द कहां से आया? तो वैदिक ये विद धातु से बना है। क्या? विद धातु से बना है। जहां पर विद धातु, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जानना, जानना या ज्ञान, जानना या ज्ञान। तो विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान, यह होता है। अगर हम देखें वैदिक काल, तो वैदिक काल को हम अध्ययन करने के लिए कुछ पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे अगर हम देखें तो कालक्रम, किसका कालक्रम क्या है, इसका कालक्रम क्या है। फिर हम देखेंगे इसके उत्पत्तिकर्ता, उत्पत्तिकर्ता, किसके उत्पत्तिकर्ता कौन है। इसके बाद हम देखेंगे यहां पर इसके स्रोत क्या है, इसके स्रोत क्या है। फिर हम देखेंगे यहां पर कि वैदिक काल में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, विशेषताएं, वैदिक काल की विशेषताएं, कालक्रम, उत्पत्तिकर्ता, स्रोत और विशेषताएं हम ये देखेंगे। तो अगर हम इसका कालक्रम देखें, वैदिक काल का कालक्रम अगर हम देखें कि इसका काल क्या है, समय क्या है, तो हम अगर समय देखें तो इसका कालक्रम है 1500 से 600 बीसी, 600 बीसी। अब 1500 से 600 बीसी क्यों है कि हमने जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था तो मार्टिमर व्हीलन ने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 से 600 बीसी है। मार्टिमर व्हीलन ने बताया था, मार्टिमर व्हीलन ने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 से 1500 बीसी है, 2500 से 1500 बीसी। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके आगे का ही कालक्रम ले रहे हैं कि मार्टिमर व्हीलन के अनुसार 2500 से 1500। तो उसके बाद क्या हुआ, वैदिक काल शुरू हो गया। इसमें क्या है, लोगों के रहन सहन, खान पान, हर चीज में परिवर्तन आ गया। तो अगर हम इसका कालक्रम देखें तो 1500 से 600 बीसी। लेकिन अगर हम इसका कालक्रम देखें तो इसमें भी दो पार्ट डिवाइड होते हैं, इसके भी दो पार्ट होते हैं। जैसे वैदिक काल के भी दो काल होते हैं, जैसे एक होता है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, या इसको पूर्व वैदिक काल बोलते हैं, ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, वैदिक काल। और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। क्या? उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल होता है। अगर हम इसका समय देखें कि इसका समय क्या था, तो ये 1500 से, यह 1500 से 1000 बीसी, 1500 से 1000 बीसी, और ये 1000 से यहां पर 600 बीसी। तो ये इस प्रकार हो जाएगा। इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। क्या है कि जब वैदिक काल में लोगों के रहन सहन, खान पान, इसमें भी अगर परिवर्तन आ गया, इसके अंदर वैदिक काल के अंदर ही लोगों के में परिवर्तन आ गया, तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जैसे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का कालक्रम क्या है, 1500 से 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक काल क्या है, 1000 से 600 बीसी। उत्तर वैदिक काल क्या है, 1000 से 600 बीसी। और अगर हम यहां पर देखें इसके उत्पत्तिकर्ता, अगर हम देखें इसके उत्पत्तिकर्ता, तो उत्पत्तिकर्ता हम बोला जाता है कि इसके उत्पत्तिकर्ता कौन है, आर्य हैं। उत्पत्तिकर्ता कौन है इसके, आर्य हैं। वैदिक काल के उत्पत्तिकर्ता कौन है, आर्य। लेकिन यहां पर अगर हम देखें आर्य, तो आर्य किसने दिया था, जो आर्य शब्द किसने दिया था, अगर हम ये देखें तो आर्य दिया था मैक्स मूलर ने। आर्य शब्द सबसे पहले किसने दिया था, मैक्स मूलर ने, मैक्स मूलर ने दिया था। मैक्स मूलर ने 1853 में, मैक्स मूलर ने 1853 में आर्य शब्द का यूज किया, आर्य शब्द का यूज किया।
और वैदिक काल के निर्माता हम आर्य को ही मानते हैं। वैदिक काल के निर्माता कौन है? आर्य। वैदिक काल के निर्माता कौन है? आर्य हैं, हम ये मानते हैं। यहां पर हमें कुछ चीजें और देखने मिल जाती हैं। जैसे अगर देखा जाए तो उत्पत्तिकर्ता में यहीं पर अगर देखा जाए तो ऋग्वेद एक ग्रंथ है, तो ऋग्वेद में आर्य शब्द का 36 बार यूज हुआ है। 36 बार ऋग्वेद में आर्य शब्द का 36 बार यूज हुआ है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का 36 बार यूज हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कभी स्टेट पीसीएस में पूछ सकते हैं कि आर्य शब्द का ऋग्वेद में कितने बार यूज हुआ है, तो 36 बार, यानी 36 टाइम्स। अगर हम यहां पर देखें तो आर्य है, आर्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य क्या है? एक संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य क्या है? एक संस्कृत भाषा का शब्द है, ना कि कोई जाति सूचक शब्द है। आर्य क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है, ना कि कोई जाति सूचक शब्द है। और यहां पर अगर देखें, आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है, आर्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है, ना कि कोई जाति सूचक, ना जाति, ना नस्ल का, ना जाति सूचक, ना नस्ल सूचक। ये केवल एक संस्कृत भाषा का शब्द है आर्य, जिसका अर्थ क्या होता है? अगर हम आर्य शब्द का अर्थ देखें तो इसका अर्थ क्या होता है? अगर हम आर्य ले लें तो आर्य का अर्थ क्या होगा? आर्य का अर्थ अगर देखें तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, श्रेष्ठ, कुलीन, सज्जन, श्रेष्ठ, कुलीन, सज्जन, और यहां पर साधु, महान, सभ्य। तो ये इसके अर्थ हो जाते हैं श्रेष्ठ, कुलीन, सज्जन, साधु, महान और सभ्य। जैसे आपने महाभारत देखी होगी, तो महाभारत में बोलते रहते आर्यपुत्र, आर्यपुत्र, मतलब क्या है? ये श्रेष्ठ है। और क्या है? श्रेष्ठ, कुलीन, सज्जन, साधु, महान और सभ्य। तो ये क्या है? इसका अर्थ हो गया। आर्य का अर्थ क्या है? आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, कुलीन, सज्जन, साधु, महान, सभ्य। जैसे कभी पीसीएस में क्वेश्चन आए कि आर्य शब्द का निम्न से अर्थ क्या है, तो उनमें क्या है? 3-4 ऑप्शन दे सकते हैं, और जिनमें से एक ऑप्शन ये रहेगा, बोलेंगे इसमें से टिक लगाओ। तो हमको ये पहचान लेना है कि श्रेष्ठ, कुलीन, सज्जन, साधु, महान, सभ्य, या फिर 3 ऑप्शन दे देगा और चौथा ऑप्शन कोई और नाम रख देगा, निम्न से कौन सा आर्य शब्द का अर्थ नहीं है, तो नहीं है में वो गलत हो जाएगा, और ये 3 इसमें से मिल जाएंगे। तो यहां पर हमें कुछ चीजें देखने मिल जाती हैं। अगर हम यहां पर देखें उत्पत्तिकर्ता में, तो इसका स्थान क्या है? किसका स्थान क्या रहा? उत्पत्तिकर्ता में इसका स्थान क्या रहा? तो स्थान में इसमें विद्वानों के मत हो जाते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि आर्य अपने भारत में देशी उत्पत्ति के मत है, मतलब अपने देश के अंदर पैदा हुए। और यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि आर्य बाहर से आए। कुछ लोग बोलते हैं कि आर्य बाहर से आए। इसको आप लिख लीजिए। अभी हम देखते हैं कि आर्य के उत्पत्ति करता है, ये कहां से आए, उनका स्थान क्या है, इसको लिख लिया होगा। और प्लीज आप ऊपर नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको दिक्कत होने वाली है। और इसको बार-बार पढ़िए, एक ही नोट्स को बार-बार पढ़िए, क्योंकि किताबों में सब कुछ है, लेकिन ये नोट्स फॉर्म में है। ये क्या है? नोट्स फॉर्म में है। जैसे हमने देखा यहां पर इसका कालखंड देखा, कालखंड के बाद हम देखेंगे इसके उत्पत्तिकर्ता। उत्पत्तिकर्ता में हम देखने वाले हैं निवास। तो निवास में 2 मत आ जाते हैं कि या तो फिर आर्य भारत के हैं या फिर विदेशों से आए हैं। 2 आ जाते हैं, जैसे भारत के ही है, भारत में ही आर्य यहां पर जन्मे, या फिर ये क्या है? बाहर से आए, भारत के बाहर से आए।
भारत के ही हैं या फिर भारत से बाहर के आए। तो यहां पर अगर हम देखें तो कुछ नाम मिल जाते हैं, जैसे अगर हम देखें तो भारत में जैसे मिल जाते हैं, जैसे कश्मीर, कश्मीर व हिमालय, कश्मीर व हिमालय क्षेत्र में, कश्मीर व हिमालय क्षेत्र में। तो कश्मीर व हिमालय क्षेत्र में ये किसने बताया था? ये बताया था एल डी कल्लर ने। एल डी कल्लर ने बताया था कि आर्य कश्मीर एवं हिमालय क्षेत्र में आए थे, पैदा हुए थे। क्या है यहां पर इनकी उत्पत्ति हुई थी? एल डी कल्लर ने बताया था, एल डी कल्लर। तो एल डी कल्लर ने बताया था कि आर्य कश्मीर एवं हिमालय क्षेत्र से आए, यहां पर उत्पत्ति हुई थी। और अगर हम देखें दूसरा तो सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश। तो सप्त सिंधु प्रदेश ये किसने बताया था? ये बताया था अविनाश चंद्र, अविनाश चंद्र, अविनाश चंद्र व संपूर्णानंद, संपूर्णानंद। किसने बताया था? अविनाश चंद्र व संपूर्णानंद ने बताया था कि आर्य सप्त सिंधु प्रदेश में, सप्त सिंधु प्रदेश के हैं, सप्त सिंधु प्रदेश के हैं आर्य। तो यहाँ पर सप्त सिंधु प्रदेश, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हमने देखा था 7 नदियां थी, जैसे सिंधु, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो ये नदियां थी, तो इसके यहाँ पे किनारे यहाँ पर ये इनकी उत्पत्ति हुई थी। ये किसने बताया था? आर्य, यह अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद ने बताया कि ये आर्य सप्त सिंधु प्रदेश के हैं। और यहाँ पर जो तीसरा मत मिल जाता है, यहाँ पर ब्रह्मर्षि प्रदेश, ब्रह्मर्षि प्रदेश। तो ब्रह्मर्षि प्रदेश ये किसने बताया था? गंगानाथ झा, गंगानाथ झा ने बताया था, गंगानाथ झा या फिर जी एन झा, जी एन झा। कई बुक में ये मिल जाता है गंगानाथ झा या फिर जी एन झा। और अगर हम देखें इसके अलावा हमें कौन सा मिलता है? मध्य देश, मध्य देश, मध्य देश मिल जाता है। तो मध्य देश किसने बताया था? राजबली पांडेय, राजबली पांडेय, राजबली पांडेय। तो इसने बताया था कि आर्य मध्य देश में उत्पन्न हुए थे। आर्य कहां पर उत्पन्न हुए थे? मध्य देश में हुए थे। अब यहां पर हमने देखा ये भारत में, भारत में उत्पत्ति हुई, तो इनके विभिन्न मत मिल जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आर्य बाहर से आए थे, क्योंकि ये अभी भी स्वीकार नहीं हो पा रहा है, अभी यहाँ अच्छी तरह से मान नहीं पा रहे कि आर्य भारत में ही उत्पत्ति हुई थी। माना जाता है कि आर्य भारत के बाहर से आए थे। आर्य भारत के बाहर से कहां से आए थे? अगर हम देखें तो पहला मिल जाता है पामीर के पठार से, पामीर के पठार से, पामीर के पठार से। तो पामीर के पठार से यहां पर आए थे, पामीर के पठार से। तो पामीर के पठार से, तो इसके किन किन लोगों ने क्या बताया है? जैसे एक थे ओल्डेनबर्ग, ओल्डेनबर्ग। तो ओल्डेनबर्ग ने बताया कि आर्य पामीर के पठार से आए थे। एक और थे ओल्डेनबर्ग के अलावा कील, ओल्डेनबर्ग के अलावा कील और एडवर्ड मेयर, एडवर्ड मेयर। तो एडवर्ड मेयर, ओल्डेनबर्ग और कील, इनने बताया कि आर्य ये पामीर के पठार से आए थे। आर्य कहां से आए थे? पामीर के पठार से आए थे। अगर हम दूसरा मत देखें कि बाहर से आए थे, इसका दूसरा मत क्या है? अगर हम इसका दूसरा मत देखें तो आता है तिब्बत, तिब्बत से आए थे। तो तिब्बत से आए थे, तो इसके 2 लोगों ने मत दिए हैं, जैसे एक दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, सरस्वती। और दूसरा मिल जाएगा यहां पर पजिटर, पजिटर। तो पजिटर और दयानंद सरस्वती, इन्हें बताया था कि आर्य तिब्बत से आए थे। आर्य कहां से आए थे? तिब्बत से आए थे। और यहां पर अगर हम देखें, यहां पर एक और मत मिल जाता है। पहला मत क्या था? कि पामीर के पठार से आए थे। दूसरा मत मिल जाता है तिब्बत के पठार से आए थे या तिब्बत से आए थे। जो अगर तीसरा मत मिल जाता है अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से आए थे। तो ये किसने बताया था? तो डी.एस. त्रिवेदी ने, डी.एस. त्रिवेदी ने बताया था कि आर्य कहां से आए थे?
ये अफगानिस्तान से आए थे। DS त्रिवेदी ने बताया था कि आर्य अफगानिस्तान से आए थे। अगर हम देखें इसके अलावा जो चौथा मत मिल जाता है यहाँ पर, अगर हम देखें चौथा मत, तो चौथा मत मिल जाता है यहाँ पर दक्षिणी रूस। दक्षिणी रूस, तो आर्य दक्षिणी रूस से आए थे। तो दक्षिणी रूस किसने बताया था? नेहरिंग ने। तो नेहरिंग बता रहे हैं कि आर्य दक्षिणी रूस से आए थे, दक्षिणी रूस से आए थे, नेहरिंग ये बताते हैं। और यहां पर अगर हम और देखें, यहां पर एक बताते हैं मैक्स मूलर। जैसे पांचवा का देखें तो पांचवा है हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ये कहां पर है? मध्य एशिया में। मध्य एशिया, मध्य एशिया में है। तो ये कौन बताते हैं? ये बताते हैं मैक्स मूलर। मैक्स मूलर, तो मैक्स मूलर बताते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, यानी बैक्टीरिया से आए थे, जो कहां पर है? मध्य एशिया में है। तो मैक्स मूलर क्या बताते हैं कि आर्य बैक्टीरिया से आए थे। और यहां पर हमें कुछ और मत मिल जाते हैं, जैसे एक हंगरी। हंगरी, तो हंगरी में पी गाइल्स ने बताया था। पी गाइल्स, पी गाइल्स ने बताया था कि पी गाइल्स ने बताया था कि ये आर्य हंगरी से आए थे। ये क्या है? छठवां मत हो गया। पी गाइल्स ने बताया था कि आर्य हंगरी से आए थे। और यहां पर अगर हम और देखें तो यहां पर एक मत और मिल जाता है, आर्य जर्मनी से आए थे। एक और मत मिल जाता है कि आर्य जर्मनी से आए थे। आर्य कहां से आए थे? जर्मनी से आए थे। तो ये मत किसने दिया था? तो ये मत दिया था हर्ट व पेनका ने। हर्ट व पेनका, हर्ट व पेनका ने बताया था कि आर्य कहां से आए थे? ये आए थे जर्मनी से। तो हमें कितने मत मिल जाते हैं? एक तो मिल जाते हैं भारत से, भारत में इसकी उत्पत्ति हुई थी, आर्य की उत्पत्ति भारत में हुई थी। तो भारत में कौन कौन से क्षेत्र मिल जाते हैं? कश्मीर व हिमालय क्षेत्र, सप्त सिंधु प्रदेश, ब्रह्मर्षि प्रदेश और मध्य देश। मध्य प्रदेश नहीं, मध्य देश। कुछ लोग मध्य प्रदेश सोच रहे होंगे, ये क्या है? मध्य देश। ये हिमालय और विंध्याचल पर्वत, इसके बीच का क्षेत्र, ये क्या होगा? मध्य देश। तो कश्मीर और हिमालय क्षेत्र में ये क्या है? LD कल्लर ने बताया था। सप्त सिंधु प्रदेश किसने बताया था? अविनाश चंद्र व सपूर्णानंद। दूसरा यहाँ पर तीसरा है ये ब्रह्मर्षि प्रदेश। ब्रह्मर्षि प्रदेश किसने बताया था? तो ये बताया गंगानाथ झा या फिर GN झा ने बताया। और फिर आता है मध्य देश, तो राजौली पांडे। अगर यहाँ पर देखें तो भारत के बाहर इसकी उत्पत्ति हुई थी, आर्य भारत के बाहर से आए। तो भारत के बाहर से आए तो इसके विभिन्न मत मिल जाते हैं। जैसे अगर कहा जाए तो पामीर के पठार से आए थे। तो पामीर के पठार से आए थे, तो ये 3 लोगों ने बताया था, एक ओल्डेनबर्ग, कील और एडवर्ड मेयर। और दूसरा है यहाँ पर तिब्बत से आए थे। आर्य कहां से? तिब्बत से आए थे, ये बताया था दयानंद सरस्वती पल्टीटर महोदय ने बताया था। और फिर आता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से आए थे, ये किसने बताया? दयानंद सरस्वती ने। अफगानिस्तान से आए थे, सॉरी, DS त्रिवेदी ने। फिर आता है दक्षिणी रूस, तो ये किसने बताया था? नेहरिंग ने बताया था कि आर्य कहां से आए हैं? ये दक्षिणी रूस से आए हैं। फिर एक विचार आता है कि मैक्स मूलर, तो मैक्स मूलर बताते हैं कि आर्य बैक्टीरिया से आए थे, यानी मध्य एशिया से आए थे। और पी गाइल्स बताते हैं, पी गाइल्स बताते हैं कि आर्य हंगरी से आए थे। और हर्ट व पेनका बताते हैं कि आर्य जर्मनी से आए थे। तो हमको ये वाले मत मिल जाते हैं, ये बहुत सारे मत मिल जाते हैं। और UPSC में या फिर कोई एग्जाम में क्या हो सकता है कि जोड़ी मिलाने के लिए आ सकता है कि इनको जोड़ी मिलाइए, कुछ नाम दे देगा, कुछ यहाँ पर चेंज कर देगा और बोलेगा जोड़ी मिलाइए कि आर्य कहाँ से आए थे। तो इसलिए इनको बहुत याद रखना बहुत जरूरी है। आइए हम इनका मत वो देखते हैं मैप बनाकर कि कहाँ से इनका कहाँ से आए थे। अगर हम इनका मैप देखें तो मैप में उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करेंगे कि कहाँ से आर्य आए हैं। जैसे सब कुछ बन जाता है, बस मैप नहीं बन पाता है। आप कोशिश करिए कि मैप अच्छे से बने। आइए हम मैप में देखते हैं। ठीक है, काम चलाओ मैप बन गया है। तो हम अगर देखें
तो पहला हमारा मिल जाता है कश्मीर व हिमालय क्षेत्र। कश्मीर व हिमालय क्षेत्र, तो हमारा ये वाला क्षेत्र है जो कश्मीर व हिमालय वाला क्षेत्र। तो कश्मीर व हिमालय क्षेत्र ये किसने बताया था? तो ये बताया था, अगर हम इसके नाम देते हैं, पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या फिर इसको हम ABCD नाम दे सकते हैं। क्या? ABCD, A B C और D, ABCD। अगर हम इनका नाम दें तो कश्मीर व हिमालय क्षेत्र, तो ये क्या हो जाएगा? A। ये क्या हो जाएगा? A। इसको हमने नाम दिया A। तो क्या? कश्मीर व हिमालय क्षेत्र, तो ये किसने बताया था? ये एल कल्लन ने बताया था। फिर आता है दूसरा, सप्तसंदा प्रदेश। सप्तसंदा प्रदेश, तो सप्तसंदा प्रदेश क्या है? ये वाला इलाका। सप्तसंदा प्रदेश ये वाला कौन सा है? तो ये वाला इलाका जहां पर 7 नदियां थी, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जो यहाँ पर नदियां थी। तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है सप्तसंदा प्रदेश। ये क्या हो जाता है? सप्तसंदा प्रदेश। फिर एक आता है ब्रह्मर्षि प्रदेश। तो ब्रह्मर्षि प्रदेश, अगर हम इसका देखें, ब्रह्मर्षि प्रदेश में तो यहां पर एक क्षेत्र मिल जाता है, यहां पर दिल्ली व हरियाणा वाला क्षेत्र। यहां पर दिल्ली व हरियाणा वाला क्षेत्र, तो ये दिल्ली व हरियाणा वाला क्षेत्र ये मिल जाता है यहां पर ब्रह्मावत। दिल्ली व हरियाणा वाला क्षेत्र ये मिल जाता है ब्रह्मावत। तो दिल्ली व हरियाणा वाला क्षेत्र ब्रह्मावत, तो यहां पर गंगा और यमुना के द्वाब, जैसे दिल्ली व हरियाणा वाला क्षेत्र ये क्या है? ब्रह्मावत है। तो यहां से गंगा और यमुना, तो गंगा यमुना इनके द्वाब, तो इनके बीच में गंगा यमुना के द्वाब, तो गंगा यमुना के द्वाब, तो इनके मध्य इलाके में ये क्या है? ब्रह्मर्षि प्रदेश। ये क्या है? ब्रह्मर्षि प्रदेश। ब्रह्मर्षि प्रदेश, तो गंगा यमुना के द्वाब में, कहां पर? गंगा यमुना के द्वाब और इनके क्षेत्र में, गंगा व यमुना के द्वाब में, गंगा यमुना के द्वाब और इनके क्षेत्र में क्या है? ब्रह्मर्षि प्रदेश। और ब्रह्मावत किसको बोला है? दिल्ली और हरियाणा क्षेत्र को। दिल्ली, दिल्ली व हरियाणा, दिल्ली व हरियाणा, दिल्ली व हरियाणा क्षेत्र को मिल जाए, यहां पर क्या बोलते हैं? ब्रह्मावत। फिर एक आता है मध्य देश। क्या आता है? मध्य देश। तो मध्य देश किसे बोलते हैं? मध्य देश हमने बताया था कि हिमालय और विंध्य क्षेत्र के बीच वाला इलाका, हिमालय और विंध्यांचल पर्वत इनके बीच वाला इलाका। जैसे अगर हम देखें हिमालय, जैसे हिमालय वाला इलाका, और यहां पर विंध्यांचल पर्वत वाला क्षेत्र, विंध्यांचल पर्वत वाला क्षेत्र, तो क्या है? विंध्यांचल पर्वत। इसको लिखेंगे विंध्यांचल पर्वत। तो विंध्यांचल पर्वत वाला ये वाला क्षेत्र, तो ये वाला क्षेत्र मिल जाता है क्या? ये वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं मध्य देश। तो ये किसने बताया था? राजवल्ली पांडेय ने बताया था। ये क्या? मध्य देश। मध्य देश। तो राजवल्ली पांडेय ने बताया था कि आर्य मध्य देश में यहां पर इनकी उत्पत्ति हुई थी। आर्य क्या है? मध्य देश में इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो यहां पर हमें ये वाले मत मिल जाते हैं। तो ये क्या है? भारत के अंदर वाले मत हैं। ये क्या है? भारत के अंदर वाले मत हैं। A, B, यहां पर ये क्या है? C, और ये क्या है? D। तो हमको ये मत मिल जाते हैं। हम देखेंगे भारत के बाहर वाले मत। भारत के बाहर वाले मत, जैसे एक यहां पर पामीर के पठार से, और क्या है? पामीर के पठार से आए थे। तो पामीर का पठार कहीं यहां पर है, पामीर का पठार यहां पर है। तो ये क्या है? 1 नंबर। तो ये किसने बताया था? ओल्डेनबर्ग, केल और एडवर्ड मेन ने बताया था कि यार पामीर का पठार से आए थे। फिर यहां पर एक बार यहां पर मिल जाता है तिब्बत। जैसे यहां पर मिल जाता है तिब्बत, तो ये क्या है? तिब्बत है। तो ये क्या है? नंबर 2, तिब्बत नंबर 2। जहां पर ये बताया था कि दयानंद सरस्वती और पर्यटन ने बताया था कि यार तिब्बत से आए थे। दयानंद सरस्वती और पर्यटन, तो इन्होंने बताया था कि आर्य कहां से? तिब्बत से आए थे। और यहां पर अगर हम और देखें, यहां पर
अगर हम और देखें यहां पर कि और बैक्टीरिया से आए थे, जैसे हमने देखा बैक्टीरिया, तो इसको हमने नाम दिया पांचवा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया किसने बताया था? बैक्टीरिया बताया था मैक्स मुलर ने। आर्य कहां से? बैक्टीरिया से आए थे। बैक्टीरिया से आए थे जो मध्य एशिया में है। और एक है दक्षिणी रूस, तो दक्षिणी रूस ये किसने बताया था? नेहरिंग ने। दक्षिणी रूस ये किसने बताया था? नेहरिंग ने। जैसे दक्षिणी रूस कौन सा है? चौथे नंबर का दक्षिणी रूस, दक्षिणी रूस। और यहीं पर अगर देखें तो ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान वाला इलाका है जो, यहां पर DS त्रिवेदी ने बताया था कि आर्य अफगानिस्तान से आए थे। आर्य क्या है? अफगानिस्तान से आए थे। तो ये क्या किसने बताया? DS त्रिवेदी ने। DS त्रिवेदी, DS त्रिवेदी ने बताया था कि आर्य अफगानिस्तान से आए थे। DS त्रिवेदी ने क्या बताया था? कि आर्य अफगानिस्तान से आए थे। तो यहां पर एक है देविका प्रदेश, देविका प्रदेश, देविका प्रदेश। तो यहां पर DS त्रिवेदी ने बताया था कि अफगानिस्तान में एक है देविका प्रदेश। तो देविका प्रदेश से आर्य आए थे। ये कहां से आए थे? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान। और फिर मिल जाता है यहां पर एक हंगरी, एक एरिया मिल जाता है हंगरी। तो यहां पर एक एरिया है जर्मनी, यहां पर एक एरिया है जर्मनी और एक है हंगरी। थोड़ी ऊपर बनाना चाहिए। जैसे एक एरिया है जर्मनी और दूसरा है हंगरी। तो जहां पर जर्मनी क्या है? 7वें नंबर का इलाका, और यहाँ पर 8वें और 6वें नंबर का इलाका है जर्मनी, यहाँ पर हंगरी। तो ये क्या है? विभिन्न विद्वानों के मत हैं कि आर्य बाहर से आए थे। तो पहला मत है यहाँ पर, पहला मत मिल जाता है पामीर के पठार से। दूसरा मत मिल जाता है तिब्बत, तिब्बत यानी ये वाला इलाका क्या है? तिब्बत। फिर तीसरा मत मिल जाता है अफगानिस्तान, जो क्या है? ये वाला इलाका, अफगानिस्तान ये वाला इलाका। तो ये क्या है? तिब्बत। यहां पर अफगानिस्तान। तो ये कैसे बताया था? DS त्रिवेदी ने बताया था कि तिब्बत यानी यहां पर मिल जाते हैं। तो ये क्या है? ये 3 नंबर का है। फिर आता है दक्षिणी रूस। ये किसने बताया था? नेहरिंग ने बताया था कि अरे दक्षिणी रूस से आए थे। फिर क्या है? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया किसने बताया था? मैक्स मुलर ने बताया था कि बैक्टीरिया से आए थे। तो ये क्या है? बैक्टीरिया, ये मैक्स मुलर ने बताया था। हम इसको मान लेते हैं कि यार यहां से, मतलब यहां से टुकड़ियों में आए थे। कुछ लोग आए, फिर कुछ लोग आए, तो यहाँ पर बारी बारी से आए, टुकड़ियों में आए। और यहाँ पर दिख जाता है हंगरी, तो हंगरी से आए थे। पीगाइस ने बताया था, पीगाइस ने बताया था कि आर्य हंगरी से आए हैं। और हर्ट व पेनका ने बताया था कि आर्य जर्मनी से आए हैं। हर्ट व पेनका ने बताया था कि आर्य कहाँ से आए हैं? जर्मनी से आए हैं। तो अब इसको देख लीजिए और प्रॉपर इसका मैप बना के लीजिए, इसके मैप बना लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। जब आप अगर हिस्ट्री ऑप्शनल लिया है तो उसमें क्या है, जब मैपिंग करते हैं तो मैप में बहुत आसानी पड़ेगी। यहाँ पर हमारे 2 सेक्शन हो जाते हैं कि इसका कालखंड क्या है, और दूसरा है उत्पत्ति करता है और इनका निवास स्थान, कि कहाँ कहाँ से आर्य यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर हमारे 2 टॉपिक हो जाते हैं। अगर हम देखें कि इसके स्रोत क्या है, इसके स्रोत क्या है, अगर इसका अगला टॉपिक देखें स्रोत, तो अगर हम स्रोत को देखते हैं और प्लीज आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए और लाइक और शेयर ठोकते रहिए। कोई डाउट है तो कमेंट करिए, लाइक और शेयर करते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। आइए हम देखते हैं कि इसके स्रोत क्या है, इसके स्रोत क्या है। अगर हम स्रोत में देखें तो यहां पर 2 तरह के स्रोत मिल जाते हैं, 2 तरह के स्रोत मिल जाते हैं। एक तो पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा स्रोत मिल जाता है साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। 2 स्रोत मिल जाते हैं, एक तो पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत, ये मिल जाते हैं। अगर यहां पर देखें पुरातात्विक स्रोत, तो पुरातात्विक स्रोत में यहां पर हमें कुछ चीजें मिलती हैं। जैसे पुरातात्विक स्रोत में यहां पर अभिलेख और यहां पर दूसरा मिल जाता है इसके मृदभांड,
मृदभांड। पहला मिल जाता है अभिलेख और मृदभांड। हमें इस बात पे हंसी आ रही है, एक टीचर है धांसू सर, ये बोलते हैं लाइकों से ठोकते रहिए, लाइकों से दबा के ठोक दीजिए। तो आप लाइकों से करते रहिए, लाइकों से ठोकते रहिए। यहाँ पर हम देखें अभिलेख और मृदभांड, तो अभिलेख में यहाँ पर हमें कुछ चीजें मिल जाती हैं, जैसे यहाँ पर एक होता है एशिया माइनर, एशिया माइनर, एशिया माइनर, एशिया माइनर या बोगज गोई, बोगज गोई, एशिया माइनर या बोगज गोई का अभिलेख, बोगज गोई का अभिलेख, एशिया माइनर या बोगज गोई का अभिलेख। तो एशिया माइनर और बोगज गोई का अभिलेख, तो ये कहां पर है? यह है यहां पर तुर्क में। कहां पर? तुर्की में। ये कहां पर है? तुर्की में। तो तुर्की की एक खास बात यह है, यहां पर हमें ध्यान रखना है कि ये कहां पर है? तुर्की में। इसका कालक्रम क्या है? इसका कालक्रम है 1600, यहां पर 1600 नहीं 1400 बीसी। ये क्या है? 1400 बीसी, 1400 बीसी इसका कालक्रम है। तो ये क्या है? एशिया माइनर या बोगज गोई का अभिलेख। जैसे अगर कभी क्वेश्चन में आए कि एशिया माइनर या बोगज गोई का अभिलेख कहां पर है, ये कहां पर है? तुर्की में। इसका कालक्रम क्या है? कालक्रम है 1400 बीसी। क्या कालक्रम तो यूपीएससी नहीं पूछता है, जैसे स्टेट पीसीएस पूछ सकते हैं, एमपीपीएससी या फिर यूपीपीएससी ये पूछ सकते हैं कि इसका कालक्रम क्या है? 1400 बीसी। अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर इसके दो पार्ट होते हैं। तुर्की में यहां पर इसके दो पार्ट होते हैं। यहां पर एक पार्ट होता है, एक कबीला होता है यहां पर हित्ती कबीला, हित्ती कबीला, हित्ती कबीला। और यहां पर दूसरा होता है मितन्नी कबीला, मितन्नी कबीला। यहां पर तुर्की में दो कबीला होते हैं, एक तो होता है हित्ती कबीला और दूसरा होता है मितन्नी कबीला। तो हित्ती कबीला में एक राजा था, यहां का एक राजा था, हित्ती कबीला का एक राजा था यहां पर सुब्बी लिम्मा, सुब्बी लिम्मा, सुब्बी लिम्मा, थोड़ा बड़ा लिख दे रहा है, सुब्बी लिम्मा। ऐसे ऐसे नाम है कि आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। क्या? सुब्बी लिम्मा। दो राजा थे, एक तो था सुब्बी लिम्मा और दूसरा मिल जाता है मतेउ अजा, मतेउ अजा। दो नाम मिल जाते हैं, सुब्बी लिम्मा, कितना खतरनाक नाम है, सुब्बी लिम्मा, और दूसरा है मतेउ अजा। तो ये क्या है? दोनों राजा आपस में लड़ते रहते थे, जैसे छोटे बच्चे नहीं लड़ते रहते हैं, ऐसे ही लड़ते रहते थे। फिर क्या है? इन लोगों ने कसम खाई, इन लोगों ने कसम खाई, सुब्बी लिम्मा और मतेउ अजा, सुब्बी लिम्मा और मतेउ अजा दोनों ने कसम खाई कि हम अब लड़ाई नहीं करेंगे। जब इसमें क्या संधि हुई, संधि हुई, तो संधि में इनने क्या है? कसम खाई, कसम खाई कि हम अब लड़ाई नहीं करेंगे। जैसे हम बचपन में कसम खा लेते हैं कि हम नहीं ऐसा करेंगे, ऐसे यहां पर क्या है? इनने कसम खाई, कसम खाई कि अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। तो जब कसम खाएगी यहां पर लड़ाई नहीं करेंगे, तो यहां पर किसकी कसम खाई? तो यहां पर कुछ देवताओं के नाम मिल जाते हैं, जैसे इंद्र, मित्र, वरुण, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, नासत्य जो क्या है? औषधि के देवता हैं, औषधि के देवता हैं। इसको आप लिख लीजिए, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। तो क्या है? इनकी कसम खाई कि हम लड़ाई नहीं करेंगे। जब इनकी संधि हुई थी तो इन्हें इनकी कसम खाई थी। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि यहां पर जैसे अग्नि, इसका भी बहुत ज्यादा यूज हुआ है, लेकिन यहां पर जब कसम खाई थी तो कसम में इन चार देवताओं का यूज हुआ था। किनका? इन चार देवताओं की कसम खाई थी कि यहां पर इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, जो क्या है? नासत्य क्या है? औषधि के देवता हैं। तो इनकी कसम खाई कि हम लड़ाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर देखने मिल जाती हैं, जैसे अभी देखा हमने अभिलेख, तो एशिया माइनर या बोगज गोई का अभिलेख। तो इसमें क्या है? ये सबका वर्णन है। फिर यहाँ पर हमें एक चीज और मिल जाती है, अभिलेख के बाद
यहां पर अभिलेख में ही एक चीज और मिल जाती है, कस्सी का अभिलेख। पहले हमने देखा एशिया माइनर, फिर हमें दूसरा मिल जाता है यहां पर, दूसरा कस्सी का अभिलेख, कस्सी का अभिलेख, कस्सी का अभिलेख। तो कस्सी का अभिलेख तो ये बताते हैं कि 1600 बीसी में, ये क्या है, 1600 बीसी का अभिलेख है कस्सी का अभिलेख, मतलब अनुमान लगाया गया है कि 1600 बीसी का अभिलेख है कस्सी का अभिलेख। तो इसमें बताया जाता है कि आर्य यहां पर आर्यों की एक टुकड़ी यहां पर आई। ये बताते हैं कि आर्य की, ईरानी आर्यों की टुकड़ी या फिर एक भाग यहां पर आया, ईरानी आर्यों का एक भाग यहां पर आया। तो मतलब हमें पता चल जाता है कि आर्य बाहर से आए थे, आर्य क्या है, बाहर से आए थे। तो यहां पर हमें साक्ष्य मिल जाते हैं आर्य बाहर से आए थे, आर्य बाहर से आए। मतलब क्या है कि आर्यों की एक टुकड़ी या फिर एक भाग या एक पार्ट, आर्यों की एक टुकड़ी, ये टुकड़ी ही सही है, आर्यों की एक टुकड़ी यहां पर आई। तो यहां पर क्या है, 1600 बीसी में इसका एक अभिलेख है। तो यहां पर क्या है, ईरानी आर्यों की एक टुकड़ी आर्य, यहां पर आर्य से आई, आर्य बाहर से आए, बाहर से आए। तो यहां पर हमें कुछ चीजें देखने मिल जाती हैं, जैसे ये था पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत में एक है अभिलेख और देखे मेदभांड। तो मेदभांड वाला है जो हमारे देखे मेदभांड, तो मेदभांड को हम यहाँ पर अलग से लिख रहे हैं कि एक है मेदभांड। तो मेदभांड में यहाँ पर दो तरह के मेदभांड है, यहाँ पर मेदभांड यहाँ पर दो तरह के हैं। तो दो तरह के मेदभांड यहाँ पर कौन कौन से हैं, एक है गेरुबाड़ी मेदभांड, गेरुबाड़ी मेदभांड, गेरुबाड़ी मेदभांड। और यहां पर दूसरा कौन सा है, यहां पर अगर हम देखें दूसरा है यहां पर चित्रित धूसर मेदभांड। क्या, चित्रित धूसर मेदभांड, गेरुबाड़ी मेदभांड और चित्रित धूसर मेदभांड, जिसको हम यहां पर गेरुबाड़ी मेदभांड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओसीपी, ओसीपी। और इसको हम क्या बोलते हैं, पीजीडब्ल्यू, पीजीडब्ल्यू। अब ये क्या होते हैं, तो ये हम आपको आगे बताएंगे कि किस प्रकार के मेदभांड है। इसका एक पूरा पार्ट है, हम इस पर ही अध्ययन करेंगे कि मेदभांड कौन कौन से हैं, गेरुबाड़ी मेदभांड और चित्रित धूसर मेदभांड। तो हम क्या है आगे इनकी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के मेदभांड है। आइए हम इसका थोड़ा दोबारा से रिविजन कर ले रहे हैं कि यहाँ पर इनके दो तरह के स्रोत मिल जाते हैं, एक तो पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत देखा हमने, साहित्यिक स्रोत हम अगली क्लास में देखेंगे। पुरातात्विक स्रोत में यहाँ पर दो टाइप के स्रोत मिल जाते हैं, जैसे अभिलेख और मेदभांड। अभिलेख में मिल जाते हैं जैसे कस्सी का अभिलेख। तो कस्सी का अभिलेख का है 1600 बीसी का अभिलेख है, जिसमें एक बताया गया है कि ईरानी आर्यों की एक टुकड़ी भारत आई, ईरानी आर्यों की एक टुकड़ी भारत आई। और यहाँ पर दूसरा है यहाँ पर एशिया माइनर या फिर बोगज गोई, एशिया माइनर या बोगज गोई का अभिलेख। तो बोगज गोई का अभिलेख ये कहाँ पर है, तुर्की में है। कहाँ पर है, ये है तुर्की में, जो कि 1400 बीसी का है, 1400 बीसी का अभिलेख है। तो 1400 बीसी के अभिलेख में एक उल्लेख है, उल्लेख क्या है, यह वर्णन है कि एक कबीला था, यहाँ पर दो कबीले थे, हित्ती कबीला और मितानी कबीला। तो हित्ती कबीला में एक राजा था सुब्बी लिम्मा और मतऊ अजा, यह कहाँ पर था, मिताली कबीला में, मिताली कबीला में एक राजा था मतऊ अजा। तो क्या है, ये बच्चों की तरह लड़ते रहते थे, बच्चों की तरह। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे इनमें संधि हुई, तो क्या संधि हुई तो इन्हें एक कसम खाई, कसम खाए कि एक काम करते हैं कि हम भविष्य में नहीं लड़ेंगे। जैसे बच्चे नहीं कसम खा लेते हैं, विद्या कसम, ऐसे इन्हें क्या है कसम खाए क्या हम नहीं लड़ेंगे। तो कसम किसी खाई थी, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। तो इनकी कसम खाई कि हम अब नहीं लड़ेंगे। तो यहाँ पर जो देवता है इनका जिक्र मिल जाता है, यहाँ पर जो देवता है भारतीय देवता
तो इनका जिक्र मिल जाता है। इंद्र, मित्र, वरुण और नासद, तो इनका जिक्र मिल जाता है। और यहाँ पर हमने देखा मध्यमान, तो मध्यमान में यहाँ पर कौन से हैं? गिरुवाणी मध्यमान और चित्र धूसर मध्यमान, चित्र धूसर मध्यमान। तो यहाँ पर आगे हमने देखा वेद धातु, वेद धातु का अर्थ है जानना या ज्ञान। यहाँ पर वेद धातु का मतलब क्या है? जानना या ज्ञान, मतलब ज्ञान की बात है। जैसे अभी फिलॉसफी का लेक्चर चल रहा है, तो फिलॉसफी में आज चर्चा होगी कि ज्ञान की बातें होंगी, ज्ञान मीमांसा क्या है, ज्ञान की बातें। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे वैदिक काल के बारे में, और इसी तरह से हम चलेंगे। और उम्मीद करता हूं कि इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे यूपीएससी हो, चाहे इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, इसमें से बाहर नहीं आएगा। इसलिए आप लाइक और शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।